आप सबका आज के ऑनलाइन क्लास में मैं यही आशा कर रहा हूं कि आप सभी वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं तथा उसके बाद अपनी बुक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप वीडियोस देखोगे और उसके बाद अपनी बुक को पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा तथा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। अब तक हमने बात कर ली है किसकी, डाइजेशन की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे किसकी, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स हेडिंग लगाते हैं किसकी, पहले एब्जॉर्प्शन की, किसकी, बायो मैक्रोमोलिक्यूल को आपने सिंपल फूड सब्सटेंस में चेंज किया था, अब उनका क्या करना है अपने को, एब्जॉर्प्शन। तो हेडिंग लगा लो प्यारे बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, और फूड भी लिख सकता हूं मैं, अवशोषित पदार्थ मतलब पचित पदार्थों का अवशोषण। तो अब बात क्या कर रहा हूं, इसमें तीन विधियाएं, मेनली कितनी विधियाएं, तीन विधियाएं। कौन कौन सी विधियाएं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे समझोगे तभी सारे क्वेश्चन आराम से होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहली विधि है सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इसको हम और क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दूसरा है निष्क्रिय, इसे हम क्या कहेंगे, पैसिव एब्जॉर्प्शन। और तीसरा है सुसाध्य परिवहन, इजीली ट्रांसफर। ये मेनली तीन विधियां हैं जिनका उपयोग होता है अवशोषण में। अब अपने क्या करेंगे, जो सिंपल सब्सटेंस में अपने तोड़ा था ना बायो मैक्रोमोलिक्यूल को, जैसे अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट के डाइसैकेराइड, फिर मोनोसैकेराइड क्या हो गया, ग्लूकोज या फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज भी हो सकता है, और अपने प्रोटीन का क्या था, मोनोसैकेराइड, अमाइनो एसिड, बहुत अच्छे। और जैसे अपने सोडियम आयन है, वाटर है मेनली, उसका देखेंगे, ठीक है ना। तो ये थी विधियाँ लिख लिया आपने, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात करूँगा। सिंपल सब्सटेंस में जो मैंने चेंज किया था ना, मैंने यानी कि हम सब ने चेंज किया था, उनकी बात करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँगा मैं किसकी, ग्लूकोज और एमाइनो एसिड और क्लोराइड आयन। सबसे पहले मैं बात करूंगा इन तीनों की। तो प्यारे बच्चों जो पहले बताया था उनको नोट कर लेना। अब बात कर रहा हूं मैं इसकी, सबकी थोड़ी थोड़ी मात्रा की बात करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई ग्लूकोज सारा का सारा ग्लूकोज केवल मैं जो बता रहा हूं उसी साइड से होगा, सारा का सारा अमीनो एसिड जो अभी मैं बताऊंगा उसी से होगा। इनकी कुछ मात्रा सरल विसरण द्वारा होती है, किसके, सिंपल डिफ्यूजन। इनकी स्मॉल अमाउंट में किसमें होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण। अब सरल विसरण में है ना इनका होएगा तो वो किस पर निर्भर करेगा, सांद्रण प्रवणता, फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, सांद्रण प्रवणता। सांद्रण प्रवणता का मतलब समझ रहे हो, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा सांद्रता, मेनली वही कंसेप्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सांद्रण प्रवणता को जो फॉर्मूला होता है उसके अपॉन में लेंथ आ जाता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। मैं सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है वही है कि भाई जिधर सांद्रता ज़्यादा होती है ना, ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, जिधर सांद्रता ज़्यादा है कंसंट्रेशन, तो हाई कंसंट्रेशन से कहा जाएगा लो कंसंट्रेशन पे। इधर कितनी है, हाई है, और इधर कितनी है, लो है। संसार का नियम है, संसार का नियम है, रूल ऑफ वर्ल्ड, कि हमेशा कोई भी चीज़ जाएगी तो हाई से
लो में जाएगी तो सिंपल डिफ्यूज़न, सिंपल क्या, सॉरी, ये सांद्रता है, सांद्रता हाई लेवल से लो लेवल में जाएगी। समझ गए बात को, सांद्रण प्रवणता की। अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी और, ये ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब बात कर रहा हूँ मैं किसकी, फ्रक्टोज की और अमाइनो एसिड की। अब आप कहोगे सर अमाइनो एसिड तो पहले भी आया था, ध्यान से देखना। और अमाइनो एसिड की, अब आप कहोगे सर अमाइनो एसिड तो पहले भी कर लिया था। अरे बेटा कुछ मात्रा में किया था, कितनी मात्रा में, कुछ मात्रा में, लेकिन और भी तो बाकी मात्रा बच गई है, उसको कैसे करेंगे, वो कोई वेस्ट मटेरियल थोड़ी है, उसको भी तो एब्जॉर्प्शन करना है। तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वाहक अणु द्वारा। कोई वाहक, आपने छोटी मतलब जैसे बस और देखी होगी तो उसमें लिखा होगा बाल वाहिनी, यानी कि बाल का क्या करता है, वहन करता है। तो इनको भी क्या करेगा, कोई लेके जाएगा। अब इनको लेके कौन जाता है, सोडियम आयन। कौन लेके जाता है, सोडियम आयन। अब आप कहोगे सर ये लेके कैसे जाता है, मान लो ये क्या है, सोडियम आयन है और इधर क्या है, अमाइनो एसिड है। इस साइड क्या है, इस साइड कह रहा हूँ, ये मान लो ब्लड है और ये दूसरा मीडियम है। तो यहाँ से लेके सोडियम आयन ये, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड है, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो ये इस साइड आ जाएगा अमाइनो एसिड और उसको कहाँ छोड़ देगा, ब्लड में छोड़ देगा। तो इस हिसाब से, इस वे से अमाइनो एसिड और फ्रक्टोज को सोडियम आयन वाहक अणु के तौर पर कहाँ छोड़ देता है, ब्लड में छोड़ देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सुसाध्य परिवहन। समझ आ गई कौन सी विधि है ये, सुसाध्य परिवहन। अब मैं थोड़ी और बात करता हूँ, ध्यान से इसको नोट कर लो। अब मैं बताऊंगा थोड़ा आपको सक्रिय परिवहन। सुसाध्य परिवहन देख लिया, अब देखेंगे सक्रिय परिवहन। तो इसमें मैं बात करूंगा किसकी, वाटर की। किसकी बात करूंगा, जल की बात करूंगा। तो जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है, परासरणी दाब पर निर्भर करता है। अब परासरण क्या होता है सर, यानी कि आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, समपरासरण दाबी विलयन, अति परासरणी दाबी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन। यानी कि जहाँ परासरण दाब ज़्यादा है उससे कम परासरण दाब में क्या होगा, पदार्थों का गमन होगा, जल का गमन होगा। इसका एग्जाम्पल भी देखे होंगे आपने, किशमिश, किशमिश को भिगो के रखते हैं पानी में, कटोरी में पानी ले लिया, उसमें किशमिश भिगो दिया। अब सुबह उठ के देखते हैं तो किशमिश क्या है, फुली हुई पाती है, तो वो क्या है, परासरण इफेक्ट है। तो अब क्या है कि वाटर का परिवहन परासरणी दाब पर निर्भर करता है। अब परासरणी दाब जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम में। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो ये दो मीडियम है, यहाँ दो मीडियम है, यहाँ पर क्या है कि वाटर है, ठीक है, कितने अमाउंट में है, मान लो मैंने 5 वाटर है, इसके क्या ले लिया मैंने, मात्रक ले लिया, यूनिट है 5 ml है, ठीक है। और इधर भी वाटर है, कितना है, 500 ml, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर आवश्यकता क्या ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा किस मीडियम में, इस मीडियम में। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने बताया था जहाँ पर ज़्यादा होता है उससे कहाँ जाएगा, कम में, हाई से लो में जाएगा। लेकिन रिक्वायरमेंट किधर ज़्यादा है बॉडी को, इस मीडियम में ज़्यादा है, तो यहाँ किधर जाएगा, ये ओपोजिट वे में। जब भी ओपोजिट वे में, यानी सांद्रण प्रवणता का विरोध हो रहा है, जब भी ओपोजिट वे में जाएगा तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और जहाँ पर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो प्यारे बच्चों समझ आ गई आपको बात को कि ये कौन सा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। समझ गए बात को। अब बात करेंगे हम थोड़ी और, अपने छोटे छोटे सब्सटेंस का देख लिया है, वाटर का देख लिया है। अब बात करूंगा मैं किसकी, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल की, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की बात करूंगा। सर अब आप कहोगे कि सर ये फैटी एसिड और तो क्या होते हैं, अविलय, सॉल्यूबल नहीं है,
किसकी बात कर रहा हूँ, वसा अम्ल। यार ये मारकर, और वसा अम्ल को हम और क्या कहते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को भी हम ग्लिसरॉल ही कहते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी का भी ध्यान रखना है, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब आप कहोगे सर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल तो क्या है, सॉल्यूबल नहीं है, क्या है, नॉन सॉल्यूबल है। तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, जब ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है तो ब्लड में कैसे होंगे, तो सर इनका एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही हो नहीं सकता है। तो ये क्या करते हैं, ये वापस कहाँ चले जाते हैं, आंत्र म्यूकोसा इंटेस्टाइनल म्यूकस में चले जाते हैं। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, चार्ट के थ्रू समझोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। कहाँ चले जाएंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी कि आंत्र म्यूकोसा में चले जाते हैं। आंत्र म्यूकोसा, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ लेना, आंत्र म्यूकोसा में चला जाता है। अब आंत्र म्यूकोसा में क्या होता है कि इन पर प्रोटीन का अस्तर चढ़ाया जाता है, लेकिन उससे भी पहले क्या होता है कि आंत्र म्यूकोसा में जाने से पहले ये खुद को, ये जो नॉन सॉल्यूबल है ना फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो इनको आंत्र म्यूकोसा में जाने के लिए क्या है कि छुप कर जाएंगे, गुप्त तरीके से जाएंगे। तो ये क्या होगा कि छोटी छोटी विलय बूंदें होगी ना, उनमें समाविष्ट हो जाएगी। कहाँ समाविष्ट हो जाएगी, ये मान लो कुछ विलय बूंदें हैं और ये अविलय बूंदें हैं, कौन सी है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब ये क्या होगी कि इसके अंदर छुप जाएगी, समावित हो जाएगी। फिर क्या है कि ये सीधा कहाँ चली जाएगी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, आंतरिक म्यूकोसा में चली जाएगी। आंतरिक म्यूकोसा में इनके ऊपर किसका स्तर चढ़ेगा, किसकी लेयर चढ़ाई जाएगी, प्रोटीन की। किसकी, प्रोटीन की लेयर चढ़ाएंगे। फिर क्या है कि इनको एब्जॉर्प्शन होगा किसके थ्रू, लिम्फ एंड ब्लड के थ्रू एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाएगा। तो इतनी बात समझ आ गई कि जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, वो क्या है, पहले छोटी छोटी विलय बूंदों में समाविष्ट हो जाती है ऐसे छुपके से। फिर कहाँ चली जाती है, आंतरिक म्यूकोसा में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मेन काम क्या होता है कि इनके ऊपर प्रोटीन की लेयर चढ़ाई जाती है। फिर इनको लिम्फ और ब्लड के थ्रू कहाँ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ब्लड में ही होगा ना, और कहाँ होगा, वही तो मेन काम कर रहा है अपना। तो इतनी बात समझ गए हो आप। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे कि भाई एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ है, ये मेनली अभी ड्यूडिनम में, छोटी आंत की ग्रहणी में हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडिनम में हुआ है। अब आगे ड्यूडिनम में क्या हुआ है, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, इलियम और जेजुनम में। कहाँ पे, अग्र क्षुद्रांत और लंबी कुंडली क्षुद्रांत में हो रहा है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद कहाँ जाएगी, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 भाग हैं, कौन कौन से, CCR, सीकम, कॉलोन, रेक्टम। तो कॉलोन के भी कुछ भाग हैं। अब वहाँ पर मेनली काम क्या होता है, कुछ औषधियाँ होती है या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वहाँ पर ही अवशोषित हो सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होता है, कुछ ऐसे फल सब्जियाँ होती है, वहाँ पर ही अवशोषण होता है उनका। और वहाँ पर मेनली क्या होता है कि स्नेहक निकलता है, म्यूकस का सिक्रेट होती है उससे, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है ना, जो मल है अपना, वो क्या है कि अभी अलग अलग है पूरी आंत में। उस नयन से क्या है कि वो इकट्ठा होकर मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। फिर अपने ऐच्छिक तांत्रिक प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा उसका समय समय पर क्या होता है, निष्कासन होता है। जब भी अपना मेडुला ओब्लांगेटा उससे मतलब अपने न्यूरॉन्स और मतलब उसको करते हैं तो क्या होता है, उसका निष्कासन होता है हमारे शरीर से। अब बात करेंगे हम थोड़े इसके डिसऑर्डर्स की, किसकी, डाइजेशन के डिसऑर्डर्स। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। तो ये अपना एब्जॉर्प्शन भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब बात करनी है किसकी, अपनी डिसऑर्डर्स की। किसके डिसऑर्डर्स की, डाइजेशन। डाइजेशन में कुछ वेरिएशन आ जाते हैं कभी कभी, तो क्या हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैं वर्बल बताऊंगा आपको मेनली। डिसऑर्डर्स ऑफ
डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के विकार, वर्बली बता रहा हूं मैं, पाचन तंत्र के विकार। आप सारे वीडियोस को अच्छे से समझ लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उससे कांटेक्ट कर लेना। अब बात करनी है मुझे पाचन तंत्र के विकार की। ये सब क्या है, थ्योरेटिकल बातें, मैं इसको बताता हूँ। पहली बात करता हूँ मैं, इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आंत्र में शोथ, आंत्र में शोथ। अब शोथ क्या होती है, सूजन, क्या है, सूजन, ठीक है ना। आप कोई बड़ा भारी नाम नहीं है शोथ, शोथ मतलब क्या है, सूजन होता है। अब आंत में क्या है, कई बार आपने सुना होगा कि उसकी आंत में सूजन आ गई है या उसकी आंत सूज गई है, तो ये क्या है कि कुछ मतलब आउटसाइड फूड, स्ट्रीट फूड, जंक फूड और खाने की वजह से भी होता है। लेकिन ये मेनली किस वजह से होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो आंत में संक्रमण हो जाता है ना बैक्टीरिया में, तभी ये क्या होता है कि ये डिजीज़ अपने प्रोड्यूस होता है। अब कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं ध्यान से देखना। पहला है टैप वॉर्म, कौन सा है, टैप वॉर्म, यानी कि फीता कृमि। कौन सा कृमि, फीता कृमि। और है हुक वॉर्म, इसको हम हिंदी में भी हुक वॉर्म ही कहेंगे। और है पिन वॉर्म, इसको हिंदी में कहेंगे। और कौन सा है, राउंड वॉर्म। अब हिंदी मीडियम वाले थोड़ा चौकन्ना हो जाना, क्योंकि राउंड वॉर्म को हम क्या कहते हैं हिंदी में, गोल कृमि। और कौन सा है, थ्रेड वॉर्म। थ्रेड वॉर्म मतलब सूत्रकृमि। तो ये क्या है, कुछ बैक्टीरिया है, इनमें क्या होता है, संक्रमण होता है तो आंत में सूजन पैदा हो जाता है। तो ये क्या है, बहुत सामान्य विकार है, ऐसा कोई भारी विकार नहीं है जिससे बड़ी समस्या हो गई, आत्म की मौत हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। इसको मतलब सिंपल डोज द्वारा सही किया जा सकता है। एक बात कर लिया मैंने किसकी, आंत में शोथ। अब दूसरी बात कर रहा हूँ मैं किसकी, पीलिया, जॉन्डिस। पीलिया की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इससे इफेक्ट किसके पे होता है, लीवर पे। किस पे इफेक्ट पड़ता है, लीवर पे। इसमें क्या होता है कि हमारी आंखें, हमारी स्किन और हमारे नेल्स और होते हैं ना, वो क्या है, येलो इस कलर के दिखाई देने लगते हैं। हमारी आँख, त्वचा और जो नाखून है, ये क्या है कि पीले रंग से हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। अब आपको पता है कि हमारा जो मल है या मूत्र है, उन पे येलोइश रंग किसके कारण है, बाइल पिगमेंट के कारण है। तो ये जो हो रहा है पीला असर हमारी त्वचा पे, नाखूनों पे, आँखों पे, तो ये भी किसके कारण होता है, बाइल जूस, पित्त वर्णक, सॉरी बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक के कारण होता है। किसके कारण हो रहा है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट के कारण होता है। तो समझ गए, लीवर में क्या है मेनली कि भाई जॉन्डिस में क्या है, मेनली लीवर इफेक्ट हो रहा है। और किसके कारण हो रहा है, बाइल पिगमेंट हमारी आंखों में, स्किन में, नेल्स वॉल में क्या होने लग जाता है, स्टोर होने लग जाता है, तो वो पीले पीले दिखने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको उतार लो। नोट कर लिया, मैं इस साइड का इरेज कर रहा हूं। फर्स्ट कौन सा देखा था मैं, आंत में शोथ, इन्फ्लेमेशन इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, वोमिटिंग, वमन, उल्टी। हिंदी में उल्टी कहते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में वमन कहते हैं। क्या कहते हैं, वमन। किसी लड़के का नाम नहीं है अमन, वमन है, ठीक है, नहीं है। तो वमन में क्या होता है कि हमारे आमाशय में, स्टोमक में स्टोर्ड जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जब उनकी एक्सेस अमाउंट हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा, अभी तो श्राद्ध और का टाइम है, अभी ज़्यादा देखा होगा
कि भाई जो एक्सेस अमाउंट में खा लेते हैं ना घी और की चीज़ें, या आउटसाइड जंक फूड खा लिया, या व्याग्रता है अपने में, एंजाइटी और जैसे, तो उससे क्या है कि हमारे मुंह में ऐसा, मतलब मुंह की बात कर रहा हूँ केवल, वहाँ पे क्या ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्ड हो जाता है कि वहाँ से लार सिगरेट होने लगती है, और अपने कुछ भी क्या है कि इनटेक नहीं कर पाते हैं, उस लार को भी इनटेक नहीं करने पाते हैं, और मुंह में मतलब अजीब सी फीलिंग आने लगती है। एक्सेस अमाउंट में हो जाता है ना तो अंदर, तो वो वापस क्या होता है, बाहर आता है। इसे हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग। अब बात करते हैं हम प्रवाहिका की। किसकी, अरे यार, प्रवाहिका। प्रवाहिका में क्या है, इसे हम और क्या कहते हैं, डायरिया। डायरिया की बात कर रहा हूँ मैं। डायरिया में क्या होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें बारंबार क्या होती है, गति उत्पन्न रहती है, मोशन होता रहता है। अगर वो मोशन कंटिन्यूसली होता रहे, उसका क्या एक टाइम लिमिट होता है, जब हमारा फूड होता है 4 to 5 आवर्स हमारे स्टोमक में, तब वो वापस अगर मोशन होने लग जाए बार बार कंटिन्यूसली बिना कोई लिमिट के, तब वो क्या है, हमारा जो मल है वो क्या है, अत्यधिक पतला हो जाता है, और इसमें क्या है कि अवशोषण की प्रक्रिया घट जाती है। तो हम इस प्रकार की बीमारी को क्या कहेंगे, डायरिया और प्रवाहिका। नोट कर लो प्यारे बच्चों। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो, और फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला ये नोट कर लो प्यारे बच्चों। अब बात कर रहे हैं हम कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है कि जब हमारी बड़ी आंत होती है उसमें से अगर म्यूकस सिक्रेट नहीं होती है, जो वहाँ पे जो मल होता है बड़ी आंत में अवशोषण होने के बाद, हालांकि बड़ी आंत के कुछ अग्र भाग में अवशोषण होता है, लेकिन बड़ी आंत के जो आगे भाग हैं, सीकम, रेक्टम, कोलोन, जो छोटा भाग है पहला कौन सा है, अंधनाल, उसे हम क्या करें, सीकम, वहाँ पे क्या हो, थोड़ा एब्जॉर्प्शन हो गया, कोलोन में थोड़ा एब्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर म्यूकस सिक्रेट होती है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं एक साथ। म्यूकस से क्या है, वो पास में आ जाता है। अगर वहाँ पर म्यूकस सिक्रेट होना बंद हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पर रह जाएगा मल। तो उससे क्या होगा कि हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी मल का त्याग करने में। तो इस प्रकार की बीमारी को हम क्या कर रहे हैं, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। तो सारी बीमारियां हमने पढ़ ली है। मैं यही आशा करता हूं कि आपने पूरा टॉपिक अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रह जाती है, प्रॉब्लम रह जाती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे कोचिंग में आके मिल सकते हैं। आप अच्छे से इंटरेक्शन करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और सारे वीडियोस देखें। कोई भी दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। कीप स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड कीप योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू।